दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों 140वीं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर किताबी दुनिया प्रेमचंद विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरणात्मक आलेख प्रेमचंद अमर हो। सुनिएगा। काशी कंपनी बाग के निकट का वह चौराहा, एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा, कद, पोशाक, खड़े होने का ढंग सभी साधारण, सिर खाली, विशुद्ध आर्यत्व की वंश परंपरा सूचक ललाई अभी नहीं खोई। वैसे अस्त व्यस्त बाल हवा के झोंके से उड़ रहे। जिंदगी की कितनी धूप छाहों के चिन्ह लिए गोरा चेहरा, ललाट में कितनी सीधी रेखाएं, गालों पर कितनी सिकुड़ने, बेतरतीब सी मूछें, दाढ़ी मानो कई दिनों से नाई के प्रतीक्षा में। शरीर में कमीज जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए, एक हाथ में छाता, एक हाथ में वह उड़ उड़कर ललाट से छिड़खानी करने वाले बालों को संभाले या बिगड़ैल मूछों को, साफ सी दिखने वाली धोती, साधारण शाही जूता। वह उत्सुक आंखों से एक ऐसे इक्के की तलाश में है जिस पर सवारी की एक ही जगह बची हो और जो छावनी की ओर जाता हो। जब भाई शिवपूजन जी ने बताया कि यही है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, जब मुझे कम आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैंने साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया ही था और इसे सोने और शहद से भरा पूरा समझ रखा था। उपन्यास सम्राट और इस सीधे साधे वेश में यह तो अब समझ रहा हूँ कि लक्ष्मी और सरस्वती की सौतिया डाह वाली नानी की कहानी में कितना सत्य है। इसके बाद लगभग 2 वर्षों तक प्रेमचंद जी से प्रायः भेंट होती रही। मैं बालक के संपादन और छपाई के सिलसिले में ज्यादातर काशी ही रहता और प्रेमचंद जी वहीं अपना सरस्वती प्रेस चलाते। प्रेस की हालत अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद जी उसे ठिकाने पर लाने के लिए काफी मेहनत करते। 10 बजे दिन से शाम तक जुटे रहते। मेरा ख्याल है किसी अच्छे सहकारी या सेवक के अभाव के कारण अत्यधिक मेहनत और चिंता करने से ही प्रेमचंद पर मृत्यु का वार इतना जल्द हो सका। सचमुच जब कभी सोचता हूँ कि प्रेमचंद जैसे कलाकार को भी तंगदस्ती और झंझटों से लड़ाइयाँ करनी पड़ी, तब अपने साहित्य के विकास की अवस्था का अंदाजा लगा पाता हूँ। उफ, अभी हमारे लिए दिल्ली बहुत दूर है। उस पहली मुलाकात से करीब करीब उनकी मृत्यु के कुछ दिनों पहले तक मेरी उनकी अच्छी जान पहचान रही, खत किताबत रही और जब तक उनके दर्शन भी कराता, उनके प्रति मेरे वही भाव थे जो किसी देवता के प्रति उसके पुजारी के होते हैं। मैं उन्हें हिंदी की साहित्य कला का साक्षात अवतार मानता और उस कला के एक उपासक की तरह अवतार की मानसिक पूजा करता। यही कारण है कि मैं उनके मित्र की तरह उनके दिल में बैठकर उन बातों को नहीं ले पाया जिनके आधार पर उनके मनसत्व की अच्छी सी तस्वीर खींच सकूं। उनके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकता हूँ वह यही कि आत्मा से साधारण सा दिख पड़ने वाला वह आदमी की हैसियत से भी साधारण नहीं था। उसकी साधारण सी सूरत शक्ल के अंदर एक महान आत्मा छिपी थी। आप उसे गुदड़ी में लाल कहो या मेरी भाषा में राख से ढकी चिंगारी कहो, सभी महान पुरुषों की तरह वह सीधा साधा था। इसीलिए वह सदा झंझटों में रहा। लोगों ने उससे फायदे उठाए, उसे धोखे तक दिए, वरना वह भी एक ठाठ की जिंदगी बसर करता। दुनिया की नजरें उसकी चकाचौंध का लोहा मानती, किंतु उसके इस सीधेपन में एक बांकपन भी था जो सभी असाधारण पुरुषों में पाया जाता है। इसी बांकपन ने उसे समाज, सरकार और पूंजीवाद से मोर्चे पर मोर्चे लेने को प्रेरित किया। उसके हाथ में कलम थी तो क्या हुआ, वह योद्धा था। जब उसने देखा समाज उसके प्रेम संबंध में बाधक हो रहा है, उसने उसे जमकर ठोकर लगाई। जब देखा सरकार अनीति की राह पर बेधड़क बढ़ती जा रही है, उसने उससे संबंध विच्छेद कर लिया। जब देखा शुद्ध साहित्य के क्षेत्र में भी पूंजीवाद अपना विषैला प्रभाव जमाए जा रहा है, उसने उसके खिलाफ युद्ध किया। अपना प्रेस, अपना प्रकाशन, क्या वह इनसे पैसे बटोर कर मालामाल होना चाहता था? गलत बात। यदि यह कामना उसकी होती तो उसके प्रेम, पत्रिका और परिवार को हम किसी दूसरे ही रूप में देखते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रद्दी चीजों का प्रकाशन करके लखपति बन गए। फिर प्रेमचंद का क्या कहना। किंतु यहाँ तो उसका बांकपन था, टूट जाए पर मुड़े नहीं, एक अड़ एक टेक। उसकी महानता, उसकी असाधारणता की सबसे बड़ी सूचक है उसकी कला। हिंदी साहित्य की विकास धारा की दूरी जानने के लिए जो कुछ एक मील के पत्थर हमें गिनने पड़ते हैं, उनमें एक को जो हमारे सबसे निकट का है, हम प्रेमचंद के नाम से अभिहित कर सकते हैं। हिंदी के इतिहास लेखन ने हमारे साहित्य के काल निर्देश में मनमाने ढंग से काम लिया है। उसकी कोई वैज्ञानिक भित्ति नहीं। साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। सरह से लेकर आज तक का हमारा साहित्य
इन 10-1200 वर्षों के हमारे समाज की जीती जागती तस्वीर है। इसके दरमियान समाज जिस तरह सोया, जिस तरह करवटें बदली, कभी उठा, कभी फिर चादर तान कर सो गया, ठोकरों ने जिस तरह उसे फिर जगाया, और आज वह जिस कश्मकश में है, सबके अलग अलग चित्र हमारे साहित्य में भरे पड़े हैं। सरह, चंद, विद्यापति, कबीर, तुलसी, सूर, बिहारी, भूषण, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। जिस दिन आप अपने साहित्य का काल विभाग वैज्ञानिक भित्ति पर करेंगे, इन्हीं को आधार मानकर आपको चलना पड़ेगा। सरह हमारा बौद्ध धर्म से हटकर तंत्रवाद का पूजक है। दुनिया रहस्यमय, सबसे रहस्यमयी नारी। चंद बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप, छात्र धर्म, किंतु विलासिता के साथ साथ। विद्यापति हिंदू धर्म, राज्य से वंचित, विलासिता में डूबा। कबीर पराजय को समन्वय में बदलने की चेष्टा। तुलसी नश्वरता पर भक्ति का पुट। सूर भक्ति में श्रृंगार का पुट। बिहारी श्रृंगार ही श्रृंगार, यानी विलास का घोर दौर। भूषण फिर एक जागरण, किंतु क्षणिक। हरिश्चंद्र एक नई भक्ति ने नई ठोकरें लगाई। जागो जागो रे भाई की पुकार। प्रेमचंद हमारे पीड़ित समाज में एक नए वर्ग की अगवानी की सूचना। और चूंकि यह नया वर्ग एक नए समाज के पुनर्गठन की सूचना देता है, अतः इनमें भी प्रेमचंद की महत्ता कहीं अधिक व्यापक है। सरह से लेकर हरिश्चंद्र तक यद्यपि कितने ही उत्थान पतन हुए हैं, तथापि इनका नेतृत्व एक ही वर्ग के हाथ में रहा। प्रेमचंद की रचनाएं एक बिल्कुल नए वर्ग के नेतृत्व का आभास देती हैं। अतः यह भी संभव है कि जब कुछ शताब्दी बाद हिंदी का इतिहास लिखा जाए, तो हमारे साहित्य को दो ही भागों में बांटा जाए। एक वह जिसका प्रारंभ सरह से होता है, और दूसरा वह जिसका प्रारंभ प्रेमचंद से होता है। मैं जानता हूँ कुछ लोग मेरे इस काल विभाग पर नाक भौं सिकोड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे प्रेमचंद जी के बारे में यह अतिशयोक्ति मैं उनकी मृत्यु जनित भावुकता के कारण कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ प्रेमचंद जी के प्रति मेरी भक्ति भावुकता से खाली नहीं है। भावुकता को मैं ऐसी बुरी चीज़ नहीं मानता कि अपने को उससे बचाऊं। मैं यह भी मानता हूँ कि उनकी मृत्यु ने मुझे बहुत ही मर्माहत किया, किंतु यह निश्चय जानिए, मेरा उपर्युक्त कथन भावुक भक्त की आवेशवाणी मात्र नहीं, उसमें तथ्य है। हाँ, इस तथ्य को जानने के लिए आपको साहित्य, कला, नीति आदि को एक नई नज़र से देखना परखना होगा, पर यह स्थान नहीं कि उस संबंध में कुछ विस्तार से कह सकूं। संक्षिप्त में यूँ समझिए, हमारे हिंदी साहित्य का जन्म उस समय हुआ जब भारत सामंतशाही युग से गुजर रहा था। संयोगवश देशी सामंतशाही बहुत बिखरी, ढीली ढाली थी। कुछ विदेशी कबीले इस पर टूटे, दोनों लड़े, विदेशियों की विजय हुई, किंतु जहाँ उनकी तलवार जीती, वहाँ हारे हुए लोगों की तहजीब ने उन पर विजय प्राप्त की। तहजीब, सामंतशाही तहजीब कुछ दिनों तक लोगों में खूब घुटी, पर फिर कश्मकश शुरू हुई। इतने में एक तीसरी शक्ति कूद पड़ी। वह इन दोनों से मजबूत थी, क्योंकि वह उनके युग से गुजरकर आगे के युग में पैर रख चुकी थी। यानी यह तीसरी सामंतशाही के बाद के वर्ग पूंजीशाही का प्रतिनिधित्व करती थी। पूंजीशाही जीती, सामंतशाही हारी। पूंजीशाही के दौरे शुरू हुए। उसने सामंतशाही की ठठरी कहीं कहीं भले ही रख छोड़ी, किंतु उसने उसका सत जरा भी नहीं छोड़ा। यही नहीं, इस पूंजीशाही का पेट केवल इतने से ही नहीं भर सकता था। उसने प्रत्यक्ष शोषण शुरू किया, जिसका फल यह देश में ऐसे वर्गों का उदय जो थे तो अनादिकाल से ही, किंतु जिनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। पूंजीशाही जिस प्रकार सामंतशाही की ही पितृभक्त औलाद है, उसी तरह मजदूर किसान वर्ग पूंजीशाही की ही पितृघाती संतान है। अब अपने साहित्य को देखिए, वह आज तक सामंतशाही को ही केंद्र बिंदु मानकर अपना क्रीड़ा कौतुक दिखाता रहा। चाहे हम किसी दशरथ राजा के बेटे की गाथा गाएं या किसी शाह जी के पुत्र शिवाजी की, शिव सिंह हो या पृथ्वीराज, थे तो एक ही वर्ग के। जयपुर नरेश हो या कोई अन्य नरेश महेश, यदि कोई नहीं मिला तो स्वयं बेचारे श्री कृष्ण तो है ही, उन्हीं के सिर पर खेल लीजिए। पर इन सबके बीच एक ही वर्ग का सिलसिला है, स्थान, काल, पात्र से थोड़े विभेद के अनुसार। किंतु उस युग का तो खात्मा हो गया। अब तो युग पूंजीशाही का है। पूंजीशाही का यश गाइए या उसके विद्रोही संतान किसान मजदूर का। यदि आप प्रगतिशील हैं तो आप किसान मजदूर को ही अपना पात्र बनाएंगे। प्रेमचंद जी ने यही किया। यही उनकी कला की सबसे बड़ी खूबी है, जो उन्हें सदा के लिए अमर रखेगी। इस दृष्टि से देखिए, तभी आपको यथार्थ रूप में मालूम हो सकेगा कि प्रेमचंद जी कितने महान, असाधारण थे। आप उन्हें साहित्यिक नवयुग का अग्रदूत मजे में कह सकते हैं।
और अब आप यह देखेंगे कि इस वर्ग के इस प्रथम कलाकार ने ही अपनी कला को कितना मोहक, आकर्षक और रंगीन बना पाया, तब तो आपको और भी ताज्जुब होगा। जिन्हें हम गूंगा मूक समझते थे उन्हें उसने जुबान दी, जिन्हें हम अंधा सूर समझते थे उनकी आंखों को उसने नूर दिया। झोपड़ियों की कौन बात, खेत की मेड़ पर बनी मड़इयों तक को उसने बोलना, हंसना, प्यार करना, रोना सिखलाया। हमारे विविधतापूर्ण समाज की इस निचली तह में भी विविधता की कमी नहीं, प्रेमचंद की कला ने स्पष्ट कर दिया। उनकी कहानियां देखिए, पता चल जाएगा। उनकी अंतिम रचना गोदान के एक एक पात्र, स्त्री और पुरुष, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गरीबों के भी दिल होते हैं, वे भी प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए कुर्बानियां करते हैं। उनके भी सहानुभूति और संवेदना होती है, जो धनिकों की सहानुभूति और संवेदना की तरह उथली केवल जुबान की नहीं होती। उनमें भी मान और सम्मान का ख्याल होता है, और उस पर आघात किया जाए तो जान लड़ाकर भी वे उसकी रक्षा करते हैं। हाँ, जिन्हें हम नरकंकाल समझते हैं उनमें भी जोश है, गर्म खून है, प्रतिरोध की भावना है, लड़ने की ताकत है, बलिदान का मादा है, इत्यादि बातें आप प्रेमचंद की कला में पढ़ी पाएंगे। प्रेमचंद उस युग में हुए जब हमारा समाज, हमारा देश एक बड़ी संक्रांति काल से गुजर रहा था। छोटी बड़ी शक्तियां आपस में टकरा रही थी, जिनकी टक्कर वायुमंडल को बेतरफ विक्षुब्ध किए हुई थी। कभी एक खास जगह में एक महाभारत हुआ था, आज तो ऐसे महाभारत संसार को छोड़िए हमारे देश के कोने कोने में हो रहे हैं। इन महाभारतों के सजीव चित्रण के लिए हमें एक वेदव्यास चाहिए था। प्रेमचंद हमारे युग के वेदव्यास थे। सेवा सदन से गोदान तक पढ़ जाना हमारे इस युग के इतिहास को पढ़ जाना है। वैसा इतिहास जो तारीखों और व्यक्तियों पर निर्भर न करके उस अंतर्धारा का सजीव चित्रण करता है जो समाज की रीढ़ है। उस साधारण झुर्रीदार चेहरे के अंदर बेतरतीब मूछ और उभड़ी सी भवों के बीच जो मामूली आंखें थी, वे कितनी सूक्ष्मदर्शी थी, पारदर्शी थी। इसका पता तब लगता है जब हम उनके पात्रों पर विचार करते हैं। राजकुमार से लेकर भिखमंगों तक, खूंखार सरहदी से लेकर भोले भाले किसान तक, खाना बदोश जिप्सियों की शोक औरतों से लेकर शत शत आंखों पर नृत्यशील नर्तकियों तक, अजी केवल मानवों की बात क्या, घोड़ों बैलों तक को उसने अपनी रचनाओं का पात्र बनाया। किंतु उसका चित्रण कितना सच्चा, कितना स्वाभाविक, कितना सजीव हुआ है। पूंजीवाद, जमींदार, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, बूढ़ा, जवान, बच्चा, खोमचे वाला, कलंदर, सपेरा, दानी सूम, राजा, रंक, गृहिणी, भिखमंगिन, ब्राह्मण, चमार, होली, ईद, अट्टालिका, झोपड़ी, जो जहाँ है अपनी जगह पर है, अपनेपन के साथ। कहीं भी अस्वाभाविकता, बनावट का नाम नहीं। यदि इस दृष्टि से देखिए तो संसार की कलाकारों में वह अपनी एक खास जगह रखते हैं। प्रेमचंद को, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, केवल कलाकार का नहीं, एक योद्धा का जीवन भी व्यतीत करना पड़ा। उनका बहुत सा समय इस युद्ध में ही बीता। जब मैं उन्हें 10 बजे से 5 बजे तक प्रूफ देखते या प्रेस की दूसरी झंझटों को सुलझाते देखता, फिर उनकी रचनाओं को देखता, तो मुझे आश्चर्य होता कि वह कब समय बचाते हैं जो इतना लिख पाते हैं। उनका ऐसा बहुत कम समय बीता जब एक साहित्य निर्माण ही उनका पेशा रहा हो। कभी स्कूल मास्टरी, कभी प्रेस मैनेजरी, कभी संपादकी, कभी फिल्म निर्माता, यूँ सदा किसी न किसी पेशे से वह जुटे रहे। तो भी यदि उनकी कृतियों को आप परिमाण के ख्याल से भी देखिए तो आश्चर्य होगा। मालूम होता है उनके इस छोटे से शरीर का जर्रा जर्रा साक्षात प्रतिभा था। यूँ तो उनकी स्वतंत्र मौलिक रचनाएं भी आजकल के हमारे किसी साहित्यकार की कृतियों से परिमाण के ख्याल से भी बाजी मार सकती हैं। फिर यदि हम उनके द्वारा अनुदित और संकलित ग्रंथों को भी जोड़ दें तो वह अनायास ही बेजोड़ बन जाता है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों और कहानियों के लिए मशहूर है। कुछ लोगों का कहना है कि उपन्यासों की अपेक्षा वह कहानी लिखने में ज़्यादा सफल हुए। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा कि उनकी कुछ चीज़ें बहुत ही शिथिल और उनके नाम के अनुरूप नहीं। पहली बात का जवाब देना फिजूल है। यह तो अपनी अपनी रुचि की बात है। कोई छोटी चीज़ें पसंद करता है, किसी की तृप्ति बड़ी चीज़ों से होती है। एक बात और भी है, प्रेमचंद के प्रायः सभी उपन्यास समस्या मूलक हैं। हमारी समस्याओं को लेकर उन्हें उनके यथार्थ रूप में दिखाना, उन समस्याओं से उत्पन्न गुत्थियों को अलग अलग करके समझाना और फिर उन गुत्थियों के सुलझाव का अपना एक तरीका पेश करना, प्रेमचंद के प्रायः सभी उपन्यासों का यह मूल उद्देश्य है। दृष्टिकोण के भेद से समस्याओं के रूप, फल
और सुलझाव के बारे में भिन्न भिन्न रायें हो सकती हैं। उन रायों की विभिन्नता से उपन्यासकार का प्रतिपादन प्रणाली पर हमें सहानुभूति या विरक्ति भी हो सकती है। फलतः उन उपन्यासों के बारे में रायें भी अलग अलग हो सकती हैं, किंतु उपन्यासकार की सफलता उसकी कृतियों के विषय पर निर्भर नहीं माननी चाहिए। उसकी सफलता का मुख्य कसौटी है चरित्र चित्रण। सुमन, सेवा सदन, सूरदास, रंगभूमि या होरी गोदान की जिंदगी की फिलॉसफी पर मत जाइए। देखिए, जहाँ जिस रूप में इनके कार्य हुए हैं उनमें अस्वाभाविकता तो नहीं है, और इनमें भी एक बात तो ख्याल में रखिए ही कि प्रेमचंद कला के लिए बेसिर पैर के जीव नहीं थे, वे आदर्शवादी लेखक थे। अतः साधारण कमजोरियों से अपने पात्रों को ऊपर उठाए रखना उनका कर्तव्य था। अब दूसरी बात पर आइए। उनकी कुछ रचनाएं मामूली हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। कभी कभी मुझे भी इस बात पर झिझक हुई, किंतु इसमें एक बात याद रखनी है कि प्रेमचंद जी को किस परिस्थिति में रहकर ये रचनाएं करनी पड़ी। एक तरफ जीवन युद्ध की वह झकझोर, दूसरी ओर आवश्यकताओं की भावुकताबाजी, और तीसरी तरफ मानो जले पर नमक, हम और आप जैसे वे लोग जो अपनी पत्र पत्रिकाओं के नाम और गरिमा को ऊपर उठाए रखने के लिए मुफ्त लिखने को तकाजे के मारे उनका नाको दम किए रहते। प्रेमचंद की कला, जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ, हमारे साहित्य के उस क्षेत्र में प्रवेश करने की सूचना है जो अब तक अछूता रहा। यदि हम पारिभाषिक शब्दों की शरण लें तो प्रेमचंद हिंदी के प्रथम जन साहित्य निर्माता थे। हमारा साहित्य आज तक जमातों का चरण चुम्बन करता रहा, अब वह जनता को अपना जीवन संगी बनाने जा रहा है। प्रेमचंद और साहित्य के इस महान विच्छेद के स्तूप थे। इस बात ने जहां उन्हें साहित्यिक विकास के इतिहास में एक अनुपम स्थान दे रखा है, वहां इसके चलते उनकी रचनाओं में एक गड़बड़ झाला भी है, जिसे हम लोग जो उनके साहित्यिक वंशधर हैं न भूलें। स्वभावतः और मुख्यतः प्रेमचंद जी जन साहित्य के निर्माता थे, किंतु उनकी रचनाओं में हम सामंतशाही युग की कुछ अस्फुट झलक भी पाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। हमारी जनता में अब तक ही चेतना उतनी प्रस्फुटित नहीं हुई है, और न हम जनसेवियों का आदर्शवाद ही उतना निखर पाया है कि इसके पूर्व युग के अवशिष्टांग की कोई छाया हम पर न पड़े। अतः हमारी रचनाओं में कुछ ऐसा गड़बड़ झाला होना कोई गैर मामूली बात नहीं। मैंने स्वयं प्रेमचंद जी से इसकी चर्चा की थी। उन्होंने अपनी नई रचना गोदान तक प्रतीक्षा करने का मुझे आदेश दिया था। गोदान निस्संदेह इस दृष्टि से उनकी पूर्व रचनाओं पर तरजीह पाने योग्य है, किंतु वहाँ भी वह निखार नहीं। जो लोग जन साहित्य के निर्माण में प्रेमचंद जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि अपने उस महान नेता के अधूरे काम को उसके अनिवार्य परिणाम तक पहुँचाएं। यहाँ एक बात की और चर्चा कर देना जरूरी है, वह है भाषा के बारे में। प्रेमचंद ने हमें केवल जनता का साहित्य ही नहीं दिया, वरन वह साहित्य की कैसी भाषा में लिखा जाना चाहिए उसका भी पथ निर्देश किया। जनता द्वारा बोले जाने वाले कितने ही शब्दों को उनकी कुटिया मड़ैया से घसीट कर वह सरस्वती मंदिर में लाए, और इसी प्रकार कितने ही अनधिकारी शब्दों को जो केवल बड़प्पन का बोझ लिए हमारे सिर पर सवार थे, इस मंदिर से निकाल कर बाहर किया। हमें इस पथ पर भी आगे बढ़ना है। इसलिए कहता हूँ, प्रेमचंद अमर हो उनकी भावना, अमर हो उनकी भाषा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।